दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज के मार्केट को डिस्कस किया है, साथ में हमने बातचीत की है कि क्या निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका है क्या, या फिर निफ्टी अभी भी टिका हुआ है, ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, उसके ऊपर भी बातचीत कर चुके हैं। आईपीओ के ऊपर बातचीत हो चुकी है कि कौन सा आईपीओ है जहाँ पे पैसे बनेंगे, जीएमपी अच्छा है, साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी मिला है। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए 205 पॉइंट्स की तेजी है डाउ जोन्स में, आधे % का जंप है। नेस्डेक के अंदर गिरावट है, 77 पॉइंट्स नीचे है, 0.34% की मंदी है। फैंग को भी देख लेते हैं, 0.67% की गिरावट है। अब देखिए जिसके पास में नहीं है ना ये ETF फैंग का, वो इसको देखना छोड़ दो, क्योंकि बिना मतलब में डेली बेसिस पे परेशान होने का मतलब है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं भी देख पा रहा हूँ कि ऑर्डर नहीं लग सकते हैं, बाइंग बहुत ज़्यादा है, सेलर्स है नहीं, तो ये जब नीचे भी आएगा ना तो भी वो नीचे नहीं मिलता है। तो ठीक है, कुछ बड़ी गिरावट होगी तब जाके उसमें ध्यान देंगे। बाकी जिसके पास में है वो इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हुए। बाकी फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे कुछ है नहीं, और उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, क्योंकि ETF में क्या होता है कि कोई इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी 20 है निपॉन की, SBI निफ्टी है, HDFC निफ्टी है, लेकिन फैंग का ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे ही एसेट ने ही इसको लॉन्च किया है, उसके अलावा कोई भी AMC इसको नहीं प्रोवाइड करती ETF के रूप में। तो फिर होगा क्या, ऑब्वियस है वहाँ पे मैक्सिमम लोग खरीदना पसंद करेंगे, और अभी कोई बेच भी नहीं रहा है, तो कुछ खास नहीं वहाँ पे। बाकी ठीक है, अच्छी ग्रोथ इसमें मिल रही है जिसके पास भी है उनको। अब देखिए कुछ न्यूज़ को चेक करते हैं, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं क्या। यूएस के स्टॉक्स अभी के समय ठीक है, पोवेल की स्पीच अभी पेंडिंग है, PMI स्पॉटलाइट के अंदर है, तो कुछ खास नहीं है। आज का देखिए क्या हुआ, आज FIS ने कैसा कुछ किया, 3500 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। कल के दिन भी इसी के आसपास की 3000 करोड़ से प्लस की सेलिंग की थी FIS ने, तो बड़ी बिकवाली हो चुकी है, और उसकी वजह से निफ्टी अभी नीचे आ रहा है। और इसके पीछे का कारण आपको पता ही है, H1B वीज़ा, और इसको लेकर जैसे ही न्यूज़ आती है मंडे को मार्केट खराब परफॉर्म करता है। IT कंपनी इसमें से बिकवाली होती है। ऑलरेडी FIS IT कंपनीज को बेच चुकी है काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर, काफ़ी अच्छी अमाउंट के साथ में, लेकिन स्टिल FIS की अभी बिकवाली ओवर हुई नहीं है। IT कंपनीज में से अभी FIS तेजी से माल बेचती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है IPO को लेकर, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पिछले वीडियो में IPO के ऊपर बातचीत हम कर चुके हैं कि अभी कौन सी एप्लीकेशंस, यानी कौन कौन से IPOs की एप्लीकेशन ओपन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें GMP कितना है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बाकी देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टाटा कैपिटल का IPO आएगा, और टारगेट करिए कंपनी $16.5 बिलियन की वैल्यूएशन को, और कितने बिलियन का IPO, 1.85 यानी 2 बिलियन के आसपास का IPO आएगा। अब जितना बड़ा ये साइज होता है ना IPO आने का, इशू साइज, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्वेस्टर्स को मिलने के। पॉइंट ये बनता है कि GMP कैसा होगा, किस वैल्यूएशन पे कंपनी लेके आ रही है, और कितने प्रीमियम्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी कब आएगा, अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही ये आने वाला है। और उससे पहले स्प्लिट की न्यूज़ आ गई टाटा इन्वेस्टमेंट में, टाटा कैपिटल की वजह से भी उसको फायदा हो गया, स्प्लिट की वजह से वैसे ही हाइप में वो है, तो ट्रेडर वहाँ पे प्ले करेंगे। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ पे न्यूज़ अभी प्ले करिए टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक के अंदर। साथ में देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 16.5 बिलियन का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़। ये मार्केट कैप होगा इस कंपनी का, जो ये कंपनी आने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबरों के साथ में। देखिए ब्लिंकिट अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, यानी जोमेटो इटर्नल अभी के समय काफ़ी चर्चा में, काफ़ी स्टॉक चल रहा है। तो इसका एक रीज़न है दोस्तों, 50% मार्केट शेयर इसने कवर कर लिया है ब्लिंकिट ने, और बैंक ऑफ अमेरिका को ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा मार्केट ये कैप्चर कर सकता है। अब देखिए पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि डीमार्ट के जो फाउंडर है दमानी जी, उन्होंने ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी यानी जोमेटो के अंदर स्टेक लिया है, आधा % कंपनी ली है। तो कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि ब्लिंकिट से ज़्यादा तो इंस्टामार्ट है, इंस्टामार्ट आगे है। देखिए वो आपकी सिटी में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखो, जैसे मेरी सिटी की बात करूँ या मैक्सिमम सिटीज़ की बात करूँ, तो ब्लिंकिट काफ़ी आगे है। आपके वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, तो इंस्टामार्ट पीछे है काफ़ी, ज़ेप्टो भी पीछे है, और ब्लिंकिट अभी के समय काफ़ी आगे निकल चुका है। स्टॉक की प्राइस का भी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, अगर इंस्टामार्ट आगे होता तो स्टॉक ऊपर होता, मार्केट कैप ज़्यादा होता, लेकिन ब्लिंकिट अभी के समय काफ़ी आगे है। और जो नए इनोवेशंस आते हैं वो ब्लिंकिट लेके आते हैं, उसके बाद में वो इंस्टामार्ट उसको फॉलो करता है। बाकी ठीक है,
यहाँ पे एक और न्यूज़ जो आपको पता ही है कि आधे % का स्टेक लिया है दमानी जी ने। ऑब्वियस है, मतलब ये एक इन्वेस्टर भी रहे हैं, अभी तो बिजनेसमैन है, लेकिन वो अंदर का इन्वेस्टर है ना, मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। तो हो सकता है इनको लग रहा होगा कि सेक्टर में ग्रोथ है और ब्लिंकिट अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम में, तो इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर दी है डीमार्ट के फाउंडर ने। अब देखिए स्टॉक के प्राइस को देखें तो यहाँ पे हो चुका है एक ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिख पा रही है। और जब तेजी में आता है स्टॉक तो फिर आपको बताइए किस तरह से कंसिस्टेंटली स्टॉक अच्छा करता है। ठीक है, वापस से एक छोटा सा ब्रेकआउट, अच्छी तेजी, एक ब्रेकआउट, देखते दोस्तों कितना आगे जाता है। बाकी हाँ, अच्छी तेजी अब इसमें बनी हुई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना, वो एक सेक्टर को लेकर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। अब देखिए आपको बताइए जीएसटी अभी हल्का हुआ है, कम हुआ है, और नवरात्रि आ चुकी है। होगा क्या, ऑब्वियस दिवाली के आसपास यानी नवरात्रि के टाइम पे गाड़ियां बिकती है मोस्टली ज़्यादा। सो यहाँ पे एक दिन का डेटा आपके सामने है। नवरात्रि का जो पहला दिन था, मारुति ने 30,000 गाड़ियां बेच दी। हुंडई ने कितने बेची? 11,000 गाड़ियां डे 1 पे, जीएसटी 2.0 की वजह से। सो अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, और ये आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि नॉर्मली जितनी गाड़ी बिकती है उससे ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे मिली है, बिकी है, मतलब फर्स्ट डे पे नॉर्मली जो दिन का एवरेज होता है उससे 6 गुना ज़्यादा। तो अच्छी बात है, और मार्केट को ये पता भी था। इसी वजह से जैसे ही दोस्तों एक न्यूज़ आई थी जीएसटी कम होने की, उसके बाद में यहाँ से हमने देखा निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट, तो सिग्नल इसने दिया। निफ्टी उस समय यहीं पे था, लेकिन निफ्टी से तेजी चला। आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से सेक्टर्स निफ्टी को बीट करेंगे, कौन से निफ्टी को मिस करेंगे। सो आईटी अभी निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहा है, आईटी अभी निफ्टी से अच्छा नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसमें डाउन ट्रेंड है। लेकिन ऑटोमोबाइल अच्छा कर रहा है तो उसके अंदर अप ट्रेंड है। ऐसे आपको सेक्टर का सिलेक्शन करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, किसी ने देखा होगा तो अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है। अब देखिए ये क्या है, ये निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है, तो ये आ चुका है अपने रेसिस्टेंस पे। सो क्या लगता है आपको, ब्रेकआउट कर सकता है? देखो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ब्रेकआउट के। बाकी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर फोकस करेंगे, मारुति है, टाटा मोटर्स है, टीवीएस मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, काफ़ी सारी कंपनीज है। पिछले वीडियो में भी एक कंपनी के ऊपर डिस्कशन हो चुका है जिसमें एक अच्छे ब्रेकआउट आ चुके हैं। अगर किसी को नहीं आता है समझ में कि चलो यार मुझको पता है कि ये सेक्टर अच्छा कर सकता है, लेकिन कंपनी इसको खरीदने का कन्विक्शन नहीं है, किसी की वैल्यूएशन कहाँ पे है, किसी कहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, वो फंड में खरीदारी कर लेगा इस सेक्टर के। अब कौन कौन से ऑप्शन है, देखो एक ऑप्शन है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी। इसने क्या किया, इसने इंडेक्स की तरह ही परफॉर्म किया। इंडेक्स अभी यहाँ पे पहुंच चुका है, और ये इंडेक्स से मतलब उसके आसपास आप मान लो। ठीक है, इसके बाद में निफ्टी, टाटा निफ्टी, ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स चलो ठीक है यहाँ तक कर गया, लेकिन वो इंडेक्स नहीं था, तो वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखेगा। अगर उसको अच्छी इन्वेस्टिंग करने की ऑप्शंस मिल गए या उसने कर ली, तो वो इंडेक्स को बीट कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसने तो नहीं किया। इंडेक्स अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए जो एक फंड हम डिस्कस कर चुके थे, इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सर्च अगर आप करोगे ऑटोमोबाइल तो आपको दिखेगा ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है। ये इस सेक्टर का सबसे पुराना फंड है, और मैं काफ़ी पहले से मार्केट में हूँ तो मुझको पता है। और इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये निकल चुका है इंडेक्स से भी आगे। सो फंड मैनेजर कमाल का है इसमें, और इसमें अच्छी मतलब जब भी ऑटोमोबाइल चलता है तो इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आ जाती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, रडार पर रख सकते हैं। अब देखिए कुछ और न्यूज़ को चेक करते हैं। मचडॉक को लेकर एक न्यूज़ है, शाम को 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि मचडॉक ने तमिलनाडु के साथ में टाई अप किया है, साइन किया एग्रीमेंट बिल्ड करने के लिए न्यू शिपयार्ड। अच्छी न्यूज़ है, देखते कल कैसे इंपैक्ट होता है। बाकी हाँ, स्टॉक ने अपने सपोर्ट को लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल भी स्टॉक दे चुका है, गैप भी इसमें अच्छा खासा आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट कंपनी हैवेल्स है। कंपनी लॉन्च कर चुकी है लॉयड के रेफ्रिजरेटर्स फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब देखिए फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो चुकी है, तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज अपने बेनिफिट्स उठाएगी। स्टाइलिश कूलिंग सॉल्यूशंस के साथ में कंपनी आ रही है। देखते हैं दोस्तों कल क्या इंपैक्ट होता है। शाम को 4:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है। स्टॉक के बीच में गैप तो है, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है, ब्रेकआउट पेंडिंग है। देखते गैप को फिल करता है या फिर नहीं। स्विंग जब भी होगा तो उसमें अपने को इंडिकेशंस चार्ट के अंदर मिल ही जाते हैं। जब भी आप देखोगे चार्ट के ऊपर तो उसमें वॉल्यूम के साथ में इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ टाटा कैपिटल का। नेटवेब के ऊपर आते हैं। देखिए आज के दिन 1% की गिरावट हुई, और
पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा कर चुका है, भागते भागते 152 की वैल्यूएशन हो चुकी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले अपन 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इसको देखा कर रहे थे, तो डबल हो चुका है वहां से। कारण आपको पता ही है, कारण क्या है इसके पीछे का। अब देखिए, एक और इसमें ऑर्डर मिला है, 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला था उसको, तो एक रिवर्सल दिया, उसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी कर दिया कंपनी ने, क्योंकि 450 करोड़ का एक और ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। तो उसी की वजह से कंपनी का स्टॉक 52 वीक के हाई पे पहुंच चुका है। अब इसमें अगर मैं टेक्निकली आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट है, सिंपली आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। वीक के अपने हाई पे है, मतलब ये जो अभी हफ्ता शुरू हुआ है उसके टॉप पे है। आज आपने नोटिस किया कि स्टॉक गिरा था, लेकिन गिरने के बाद उठ गया एकदम से। आप देखोगे ना तो ये हैमर कैंडल आपको देखने को मिलेगी और ये काफी बुलिश है। नीचे गया लेकिन उसके बाद में तेजी हो गई, और जितना नीचे गया ना वो पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो स्टॉक अभी भी काफी बुलिश है। ऐसे मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म इसने किया है। सो देखते हैं दोस्तों, बीच में गिरावट मिलती है इन्वेस्टर्स को एंट्री करने के लिए या फिर नहीं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे एंट्री के चांसेस मिल जाते हैं। देखते हैं दोस्तों अब कब इसमें एंट्री का चांस मिलता है। क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट नेटवेब कौन सा हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट तो कुछ नहीं होता है, नेटवेब है, और जो कंपनी मैं बता रहा हूँ वो अपनी कंपनी है, उसके हिसाब से वो कंपनी चलेगी। नेक्स्ट का मतलब ये जरूर हम बोल सकते हैं कि नेटवेब तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अब कौन सी कंपनी है जो नेटवेब जैसे सेटअप पर है। देखिए, वो जो कंपनी है उसका नाम है अनंतराज। स्टॉक आज 1-2% नीचे था। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50 का पी रेशो है इसका। और इसमें देखिए, मतलब नेटवेब के कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इन्वेस्टर को लगे यार ये तो 150 का है नेटवेब, ये 50 का है, तो ठीक है ये भी 150 पहुंचेगा तो 3 गुना पैसा बन जाएगा मेरा। ऐसा नहीं है, या फिर ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो मेरा बन जाएगा। देखिए, नेटवेब हो सकता है यहाँ से अच्छा ही कर जाए और ये भी अच्छा करे, लेकिन ऐसा नहीं हो, क्या पता ये नेटवेब को बीट नहीं कर पाए, नेटवेब अभी भी आगे हो, और क्या पता अच्छा कर जाए। देखो, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कन्विक्शन तो कन्विक्शन होता है। किसी को लगेगा हाँ यार ये चलेगा, किसी को लगेगा ये नहीं चलेगा। तो क्या डेटा पॉइंट्स है जिसको देखकर आप कन्विक्शन बैठा सकते हैं, जस्ट मैं आपको वो बता सकता हूँ जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि बड़ा निवेश। इस कंपनी ने 2032 तक अपने डेटा सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए 18,000 करोड़, 2 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। अभी तक किया नहीं है, योजना है, लेकिन हाँ करेगी कंपनी 2032 तक। कैपेसिटी एनहेंस करेगी, एक्सपेंड करेगी। कितना करेगी? कुछ माने सर, पंचकुला की इनकी फैक्ट्रीज मतलब डेटा सेंटर वहां पे 22 मेगावाट क्षमता जोड़ी है। लॉन्ग टर्म की बात करें 2032 तक 310 मेगावाट तक इसको बढ़ाना है। कितना पैसा कमाएगी उससे? तकरीबन 2017 से कंपनी 1200 करोड़ और 2032 तक 9,000 करोड़ का राजस्व, इसका मतलब ये होता है सेल्स, मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। तो नेटवेब को ज्यादा मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में सेटअप है। ये कंपनी सेटअप बना रही है, ये कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, आईटी पार्क है, उसको कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि लैंड है इनके पास में, जगह है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो टेक इक्विपमेंट्स होते हैं वही कंपनी लगा रही है। तो वो एकदम से तो होगा नहीं, देखो ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, कंपनी के पास में अच्छी एक एक मतलब फैक्टर बोल सकते हैं, जमीन है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी के पास में सोर्सेज है, सो उसका यूज करेगी कंपनी काफी अच्छे से। और रनअप भी काफी अच्छा हमने देखा है। इतना रनअप मिलने के बाद भी 50 का पी है, इसका मतलब कंपनी तो पैसा कमा रही है। पैसे भी आप देख सकते हो वाइनोवा बेसिस पे इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो नेटवेब तो अगला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ डेटा सेंटर के अंदर एक अच्छा कैंडिडेट ये कंपनी बन सकती है। और इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसमें मिल ही चुका है, टेक्निकली सिग्नल पॉजिटिव है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, गैप भी काफी अच्छा है, तो ठीक है इसको भी चेक कर सकते हैं, रडार पर रख सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।